It's scorching outside, the kind of heat that tries you out. But I was so desperate to say something that I couldn't stop myself. I almost held myself back for a week, telling myself, what's the big deal? It's just a movie. But I lost. I lost miserably. I got defeated by a movie. And the movie is मैं वापस आऊँगा. No more English, because speaking English makes me feel suffocated. तो हिंदी में बात करते हैं. काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने फिल्म देखा है पटना जाके, क्योंकि यहाँ फतुआ बख्तियारपुर में सारा सिनेमाघर बंद हो गया है. अभी मैं साकिब के पास आया हूँ, उनको फ़ोन देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उनके फ़ोन पे वीडियो बना सकूँ. उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये दुकान पे अकेले हैं और अभी समय है ग्राहकों का. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक पानी बना दो. इम्तियाज़ अली की फिल्मों में जो भावनात्मक बहाव होता है, जो कशिश होता है, उसी में हम लोग बहते हैं. लोग बहे भी. सोशल मीडिया पे इतना कुछ लिखा है. उनकी फिल्मों में इनहेरेंट होता है सेल्फ डिस्कवरी और ट्रैवल, बट आई एम पॉइंटिंग आउट टू सम अदर एस्पेक्ट, दैट इज़ टाइम. टाइम ही है दरअसल वो दौर है जो इन दो किरदारों को गढ़ रहा है, इन दो किरदारों को बना रहा है. उस दौर का कितना रोल है जिस दौर में ये सेट है फिल्म, और ये कैसे कैरेक्टराइजेशन में कैरेक्टर आर्क को प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में. दो प्रेमी नहीं है मेरे लिए, ये जागृत दो आत्माओं का बौद्धिक और भावनात्मक रूप से संलयन है. ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल फ्यूज़न है. एंड आई एम कॉलिंग दिस फ्यूज़न, वो भी इंटेलेक्चुअल फ्यूज़न, मैं आगे बताऊंगा. मैंने सिनेमा हॉल में, हालांकि ये मना है, 2-3 स्टिल लिए. कुछ तो मैं कहानी में इतना ही इनग्रॉस था कि मैं ले नहीं पाया स्टिल, लेकिन मैं 2-3 स्टिल से बताऊंगा कि मैं क्या देखा हूँ. एक पुराना वक्त की मार झेला हुआ खंडहर है. यहाँ प्रकृति अपनी प्रेमियों को पनाह में ले लेती है. इस पर हरी लताएं हैं और फूल खिले हुए लाल. ये इन दोनों किरदारों के जिंदगी का रूपक है, यानी कि मेटाफर. बाहर बिखराव है, अतीत के रूढ़ियों का खंडहर है, और वहाँ पल रहा है एक जीवंत प्रेम. मिडनाइट समर ड्रीम जैसे कहानियों का जो इलस्ट्रेशन है, उस जैसा तिलिस्म है. एक मैजिकल रियलिज्म, जादुई यथार्थवाद. यह जगह अपनी खामोशी में भी एक गजब का आकर्षण और कशिश रखती है, जैसे कोई सदियों पुराना राज आज खुलने वाला है. ये जो फ्रेम बनता है, ये जो जियोग्राफी उन्होंने दिखाया है, प्लेस दिखाया है, वो माथे में ऐसा इंकित होता है जैसे बचपन में हम शेक्सपियर, खासकर शेक्सपियर की कहानियों में जो किताबों में जो इलस्ट्रेशन होते थे, मुझे वहाँ ले जाता है. कॉलेज का जलसा है, जिया माइक पे आई है और पीछे चमक रहा है PWA माने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन. मैं बम्बई में जब था तो एक निर्देशक ने मुझे कहा, मुझे मौका मिला बहुत बेहतरीन निर्देशकों के साथ रहने का. तो कहीं बातचीत हुआ तो बोला कि किसी ने बोला कि राजा, फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अबाउट कैरेक्टर्स और स्टोरी, इट इज़ मच मोर देन दैट. सिनेमा लाइज इन डिटेल. तो ये उस दौर की कहानी है जब साहित्य में प्रेमचंद जी का बहुत नाम था. प्रेमचंद की कहानियाँ युवाओं के दिलों में मशाल जला रही थी. उन्होंने उस वक्त पे कोई कहानी लिखी थी, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़. जिया का जो किरदार है कॉलेज के जलसे में माइक पे आती है, और प्रेमचंद जी की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में, उसके दो कैरेक्टर मल्लिका दिलफरेब और दिलफिगार, दोनों के बारे में कहानी कहती है. मैं जो कह रहा था कि डायरेक्टर बोलते थे कि सिनेमा लाइज इन डिटेल्स, तो यहाँ पे सब टेक्स्ट, डायलॉग, सब में वो बात है. जैसे ये वाला बैनर, PWA का जो बैनर लड़की के पीछे लगता है, वो अपने आप में ही कुछ कहानी कहता है. हमारा नायक जो महबूब की खातिर कलम थामता है, शायरी करना चाहता है, वो केवल तुकबंदी नहीं है. का यह कौतूहल लिटरेचर
के नज़दीक होना उसके सबकॉन्शियस को गढ़ रहा है। प्रेमचंद की कहानी, शॉर्ट स्टोरी, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ के पात्र दिलफिगार और दिलफरेब की ही तरह मेरा नायक अपनी मल्लिका दिलफरेब के लिए अपनी वफा, अपना वक्त और अपनी कला तीनों देना चाहता है। साहित्य इन दोनों को एक आम प्रेमियों से अलग एक वैचारिक गहराई दे रहा है। तो साहित्य पूरी फिल्म में दिखता है। कलम का शॉट भी है, गिरते हुए कलम रखता भी है, और एक सीन है जहाँ पे वो शायरी में अपना हाथ आजमा रहा है, वो शायरी करने की कोशिश कर रहा है। फॉर मी ये फिल्म एक लिटरेचर को भी ट्रिब्यूट है, अपने समय के लिटरेचर को भी एक ट्रिब्यूट है। वो मार्शन यानी मार्स पे रहने वाले लोग। इससे निर्देशक पता है क्या बताना चाह रहा है, उस टाइम पे यानी समकालीन विज्ञान में क्या चल रहा था उस वक्त। तो ये 1940s का दौर है। तब ना मार्शियन के बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, स्पेस थ्योरीज के बारे में एक बहुत ही ग्लोबल लेवल पे क्यूरियोसिटी था लोगों के बीच, उरूज पे था ये चर्चाएं। तो हम समझते हैं कि ये दो किरदार भी ना केवल अपने समाज को नहीं, अपने समय को नहीं जान रहे थे, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को और वो जो अनजान चीज़ें हैं उनको भी जानने की इच्छा रखते हैं। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से भी सोचते हैं, उनका मन विज्ञान में भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान वॉज ऑल्सो प्रेजेंट पूरी फिल्म में। और ये कितना एक आयाम देता है, क्योंकि जब आप विज्ञान में रुचि रखते हैं, इसका मतलब कि आप लॉजिक ढूंढते हैं चीज़ों में। तो ये फ्रेम मुझे काफ़ी आकर्षित किया। एस.सी. वेल्स का वो फिक्शन नॉवेल्स भी आना शुरू हो गया था, मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था वो एस.सी. वेल्स का। तो कितना साइंटिफिक अप्रोच भी है इन लोगों का, लिटरेचर हो गया और साइंस भी हो गया। इन दोनों प्रेमियों के बीच में जो दूरी है ना वो कम है, और इनका पोस्टर देखिए, भंगिमा देखिए बैठने की। एक तरफ विज्ञान का वो कौतूहल है जो तार्किकता सिखाता है, वहीं दूसरी तरफ साहित्य का वो समंदर जो संवेदना देता है। लड़के की आंखों में यह जो ठहराव है उसने शायरी के तरफ से सीखी है, वहीं दूसरी तरफ लड़की के चेहरे पे जो आज़ादी है उसने प्रगतिशील विचारों से पाया है। तो जहाँ विज्ञान का कौतूहल और साहित्य की गहराई मिलते हैं, तो इन किरदारों यानी कैरेक्टर आर्क इतना गहरा हो जाता है कि कहानी जो है वक्त की सीमाओं को लांघकर कालजयी बन जाता है। यानी कि कोई भी कहानी बहुत सालों तक चली जाए, उसमें ये सारे एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे यही हो रहा है कैरेक्टर आर्क में। तो विज्ञान और लिटरेचर दोनों शेप कर रहे हैं कैरेक्टर आर्क को, यही मैं बताना चाह रहा था। आम दर्शक जो है सुंदर लड़का लड़की, बेहतरीन संगीत, वो टाइम पीरियड देखकर घर आ जाता है। लेकिन जब आप माइन्यूट चीज़ों को, डिटेल को डिकोड करते हैं तो पता चलता है, तब आप जानते हैं कि कला को कैसे स्वीकृति मिलती है, स्वीकृत होता है कला। यानी कि पर्सनल इंटरप्रिटेशन से ना आर्ट का जो कोई भी माध्यम है, खास करके सिनेमा या लिटरेचर या कोई भी चीज़, और समृद्धि ही होता है। तो मैं वापस आऊँगा। फॉर मी इज़ नॉट अबाउट अ प्रॉमिस, वो एक वादे के बारे में से कहीं ज़्यादा उस दौर की, उस चेतना की, उस सौंदर्य की, उस समृद्ध कला की हमारी स्मृतियों में बार बार लौट आने का निमंत्रण है। इसको मैं कैसे बोलूँ? इट इज़ लाइक एन इन्विटेशन फॉर आवर मेमोरी टू relive all those visuals, all those arts, that time. So और भी अच्छी बातें हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा गया है, तो आप पढ़ोगे, फिल्म देखोगे तो जान ही लोगे। लेकिन मुझे लगा कि ये तीनों बातें ना, खास करके लिटरेचर और विज्ञान,
क्या कमाल है कैरेक्टर आर्क में कि कैसे वहाँ के उस दौर से। और सबसे स्पेशल मेंशन है कि मैंने खोज के प्रेमचंद जी की वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, और जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जस्ट है वो 3 अनमोल चीज़, वो जो दिलफिगार है अपनी मल्लिका दिल फरेब के लिए लेकर आता है, और उसमें कैसे देशभक्ति है। यहाँ टोबा टेक सिंह की भी याद आती है उस कहानी में, जो एक घुटन है, एक पागलपन है, मतलब कोई भी इंसान को पागल कर देता है। टोबा टेक सिंह में जो बेचैनी है, जो पागल कर देता है उस किरदार को, ठीक वैसा ही मिजाज यहाँ भी है। और ये प्रेमचंद की ये कहानी कि सबसे बड़ा चीज़ होता है अपना वतन, जो दिलफिगार दिलफरेब के लिए जो आखिरी अनमोल चीज़ लाता है वो एक मरते हुए सैनिक का खून है, और वो कैसे भटकता है दिलफिगार अपनी मल्लिका के लिए चीज़ों को लाने में। उसमें इम्तियाज़ सर का फिल्म है, उसमें रॉकस्टार है, उसमें हाईवे है, उसमें तमाशा है। तो ये सारी फिल्में क्या कम थी जो आपने फिर ये भी सितम किया सर। लगता है कोई नस्तर, कोई कटार, कोई छुरी जहर में डुबा लें और जहर बुझा हुआ नस्तर को यहाँ पे डाल लें कलेजे में। इस कदर हमें तंग किया कि 12 दिन लगभग हम बेचैनी में रहे, और आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहे हैं। एक शगल मेरा ये भी है कि मैं खोज के इंटरनेट पे इम्तियाज़ सर की सारी इंटरव्यूज़, मैं क्लेम नहीं करता लेकिन मैंने उनकी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखा है। तो एक बहुत ही बढ़िया टाइम्स नाउ पे एक प्रोग्राम आया करता था जिसका नाम था फिल्म दैट चेंज माई लाइफ, शायद ऐसा ही कुछ नाम था, वो अब इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। इम्तियाज़ सर ने एक फ़िल्म का जिक्र किया है, जुनून, 1978 की है आई थिंक। श्याम बेनेगल उसके डायरेक्टर थे। फ़िल्म का नाम है जुनून। वो फिल्म भी मैंने सिनेमाघर में 3-4 दफ़े देखा है। वो एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स नाम से। और याद करिए मैं वापस आऊँगा में एक सीन है जहाँ पे जो जिया का पति है, पति बोलता है कि रुको मैं मिलवाता हूँ मेरी पत्नी से, जिया से। तो उतने देर में वो निकल जाता है वहाँ से कीनू अपने दोस्त के साथ और बोलता है कि चल भाई दुनिया ख़त्म हो गई है। और वहाँ पे जो जिया का किरदार है वो सीढ़ियों पे ठिठकी सी रह जाती है, उसका दिल टूट जाता है। तो ये फ्रेम सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ये फ्रेम रह जाता है, ये फ्रेम दर्द देता है आपको। और ये मैं जानता हूँ कि सेम वैसा ही मिजाज शशि कपूर का जो कैरेक्टर है, ऐसा ही मिजाज शशि कपूर का कैरेक्टर है जावेद खान। वो रूथ के लिए पागल है जुनून में, जुनून फिल्म में रूथ के लिए पागल है, उसके लिए बहुत कुछ किया है। पूरी फिल्म उस ऑब्सेशन के बारे में है खान साहब की, रूथ के लिए। और जब वो रूथ जा रही होती है फिल्म के एंड में, तो वो अपना घोड़ा मोड़ लेता है। उसको लगता है बेमतलब है, बेमानी सा है ये, क्योंकि उसके लिए उसका मुल्क पहले है। तो मैं समझता हूँ सर, अगर आप ये कभी आपको ये वीडियो मिले तो आप समझेंगे कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ आपका। ये डिसाइफ़र करने में लगा हुआ हूँ, डिसाइफ़र करने में नहीं लगा, मतलब इतना क्यूरियोसिटी है, इतना लाइकनेस है, इतना फैसिनेशन है मेरा। आपके दिमाग में क्या चलता होगा उसके लिए तो है। बस मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि उधर से ध्यान हटाऊँ। मैं वापस अपने गांव आ गया। फिल्म तो छूट गया है, लेकिन यदा कदा जब फिल्म ऐसा बनता है तो मैं रह नहीं पाता। मैं देखना चाहता हूँ, मैं कुछ गढ़ना चाहता हूँ। होपफुली एक दिन मैं अपनी पहली कहानी लिख लूँगा। तब तक के लिए आप लोग जैसा ही फिल्म को कंज्यूम करना है,